हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम पुष्पराज सिंह है। मेरा चैनल पुष्पराज टी जोन एजुकेटर पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 की जो हिंदी है, उसका टारगेट जो आज है कि 100 में 100 कैसे लाया जाए। ठीक है, हम क्या बात करने वाले हैं कि 100 में 100 कैसे लाया जाए। तो संपूर्ण रिवीजन नोट्स हमने लाया है कि इस जो एग्ज़ाम स्पेशल 2025 एंड 26 हमारा जो 26 में यानी एग्ज़ाम में जो आने वाला है हिंदी के पोर्शन में, यहाँ पर पूरा ही डिक्लूड हुआ है, इसमें जुड़ा है, सारी चीज़ें आएँगी, जिसमें आपके पोर्शन रहने वाले हैं संपूर्ण रिवीज़न नोट्स। इसमें आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, सारा सिलेबस इसी में संपूर्ण कराया गया है। जैसे आपका आरोह का, वितान का जो बुक है, व्याकरण उसमें एवं उत्तर लेखन की जो सामग्री है, सब इसी में इंक्लूड करा रखा है, ठीक है? कहीं आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपना टॉपिक बात करते हैं। बस आप दोस्तों, भाइयों, बच्चों, आपसे यह निवेदन है कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। बस आपके लिए ही ये वीडियो बनाई गई है स्पेशली, ठीक है? तो आप उसे स्किप मत करें। ये हमें टॉपिक पढ़ने हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक। अंक विभाजन क्या होता है? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। हम देखेंगे कि हमारा पोर्शन किससे ज़्यादा आता है, तो उसको हम टारगेट करके पढ़ने वाले हैं। टोटल 100 में से 100 हम मार्क्स करेंगे, ठीक है? 100 में से 100 लाएँगे। सबसे अधिक वेटेज, हाई वेटेज का हम बात करने वाले हैं। किसमें? हाई वेटेज का। यानी कि जो हमारा खंड आ है, सेक्शन ए, अपठित बोध होता है, 18 नंबर का आता है, जिसमें आपको सिर्फ़ उसमें से पोर्शन में आपको पढ़ना होता है। पैराग्राफ कोई दे रखा है, जिसमें आपको पढ़कर क्या करना होता है? आंसर देना होता है, जिसमें आप आंसर देंगे, ठीक है? तो इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खंड आ आपका वैसे ही हो सकता है, 18 नंबर आपको अच्छे से मिल जाएँगे, ठीक है? जिसे मैं आपको बात कर रहा हूँ आगे, ठीक है? खंड खंड बा जो है आपका सेक्शन बी, अभिव्यक्ति व्याकरण का जो चीज़ है, मैं उसको आपको बता रहा हूँ, बट आप बने रहिएगा वीडियो, ठीक है? तो 22 अंक इसका निर्धारित है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो माँग है, वह है खंड सी। सेक्शन सी वह है साहित्य लिटरेचर का 40 अंक सबसे ज़्यादा, यानी जो आता है सबसे ज़्यादा, वह कितने का अंक होता है? 40 अंक का। तो इस पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे कि साहित्य जो है उस पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। अगला है आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट, 20 अंक का आता है, यानी कि टोटल जो हो जाते हैं वह 100 मार्क्स का हो जाता है। कितने का? 100 मार्क्स का हो जाता है, जिसमें आपको वेटेज 40 नंबर का इससे ज़्यादा लेना है, 18 यह बन जाएगा। तो आप देख लीजिए, यानी कि जो हमने एक पैराग्राफ बना रखा है कि आप उससे आप समझ सकते हैं 40 का वेटेज, उसके बाद में 18 का, 22, 20 ऐसे आपका वेटेज बना है, जिससे आप निर्धारित कर सकते हैं हमें किन पैराग्राफों पे ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ना है, ठीक है? उसके हिसाब से हम अपना बात करेंगे। अगला हम चलते हैं कि क्या है? तो रचनात्मक लेखन छोटे प्रारूप कैसे हम समझें? यानी कि जो हमें जो लिखना है पैराग्राफ में, क्या करना है? एक हमें जो नोट्स है उसका एक क्या करना है? डिवीज़न करना है। बॉक्स इज़ मैंडेटरी, हमें बॉक्स बनाना है। उसमें क्या करना है? एक सूचना, नोटिस लिखना है। क्या? एक सूचना लिखना है, पत्र लिखना है। तो संस्थान का नाम लिखें, सेंटर का नाम लिखें। सूचना में आपको लिखना है दिनांक, लेफ्ट साइड पर जो आपका रहेगा उसे लेफ्ट साइड पर लिखना है। विषय शीर्षक आपको हेडिंग देकर लिखना है, जिसको हाइलाइट करके लिखना है। मुख्य भाग जो आपका रहेगा बॉडी, वह रहेगा जिसमें आपको सिर्फ़ भरना क्या है, क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है। यानी इसमें जो एप्लीकेशन आपको लिखने हैं, उसमें लिखना है क्या है, कब है और कहाँ है, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद में आपको साइड में क्या करना है? हस हस्ताक्षर करना है, एक सिग्नेचर करना है, नाम या पद के साथ। समझ गए आप? उसके बाद में जब हम दूसरी की बात कर रहे हैं, दूसरा जो है निमंत्रण, इन्विटेशन कैसे करें? ठीक है? सूचना के लिए आप इसको बॉक्स में रखेंगे। दूसरा आप लिखेंगे निमंत्रण, इन्विटेशन। 50 शब्दों की सीमा याद रखें, 50 शब्दों। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट शब्द को आपको क्या करना है? लर्न करके, याद करके रखना है, ठीक है? उसके बाद में क्या करना है? औपचारिक फ़ॉर्मूला बीएस अनौपचारिक फ़ॉर्मूला। मतलब मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगा, जिससे आपका पूरा हिंदी कवर हो जाएगा। आपको कहीं भी इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है? तो उस पे हम अगला बात करते हैं कि क्या है? नौकरी हेतु
अगला रहने वाला है नौकरी हेतु आवेदन पत्र। जॉब एप्लीकेशन हम कैसे लिखें? वर्ड लिमिट 120 150 वर्ड्स के रहेंगे, यानी 120 से 150 शब्दों के बीच में हमको लिखने। तो आपको क्या लिखना है? पहले प्रेषक का पता लिखना है, कहाँ हमें प्रेषक हैं उनके हमें क्या करना है, पता पहले लिखना है लेफ्ट साइड में। उसके बाद में आपको दिनांक लिखना है, सेवा में प्रबंधक लिखना है, फिर विषय पद हेतु आवेदन पत्र। संबोधन महोदय या महोदय दोनों शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जेंट्स लेडीज के लिए। उसके बाद में आप मुख्य जो भाग है बॉडी में आपको विज्ञापन, संदर्भ, योग्यता, साक्षात्कार, अनुरोध जो आपको है उसे बीच में व्याख्या करते आपको लिखना है। भौतिय या नाम आपन उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है, बट अपना नाम नहीं लिखना है, समझ गए। उसके बाद में आपको यहाँ जो बॉक्स में लिखा है यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, नोटिस करके लगाया गया है। समृद्ध बायोडाटा दिया है, यानी नाम लिखना है, फिर पिता का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखना है, शैक्षणिक योग्यता टेबल में लिखना है, अनुभव क्या है आपका, और संपर्क यानी आप जो टेलीफोन नंबर ये वगैरह वगैरह सब इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम अगला बात करने वाले हैं कि अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल वियस आलेख रिपोर्ट क्या है। अनुच्छेद में हम जब बात करेंगे कि शीर्षक जो है वह टाइटल सेंटर में होना चाहिए, किसमें? सेंटर में। अनुच्छेद कोई भी शीर्षक लिख रहे हैं उसे आप बीच में लिखेंगे, ठीक है, एक शर्त के बीच में लिखेंगे, समझ गए आप। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं लेखक का नाम। जो आपका लेखक का नाम लिखना है उसे बाय लाइन लिखना है, ठीक है, बाय लाइन। उसके बाद में आपको प्रस्तावना लिखना है, मध्य भाग बॉडी फैक्ट्स लिखना है, फिर उसके बाद में आपको निष्कर्ष लिखना है, ठीक है, यह आपका लिमिट होता है। फिर उसके बाद में आपको रिपोर्ट लिखना है, क्या करना है, शीर्षक देना है टाइटल में, फिर द्वारा, नाम, बाय नेम, डिजाइनेशन। उसके बाद में स्थान और दिनांक, सामग्री के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं उनके बारे में लिखेंगे। अब भूतकाल यानी पास्ट टेंस का प्रयोग करें, क्या करें, भूतकाल यानी आपके साथ जो पास्ट में कुछ हुआ है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, दोहराएंगे, समझ गए। अब हम बात करने वाले हैं काव्य, सौंदर्य, रस और स्थायी भाव, यानी कि रस क्या होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, रस का संदर्भ, व्याख्या, सब कुछ आपको यहीं पर करना है। कैसे करना है? काव्य को पढ़ना है, सुनने से प्राप्त आनंद रस प्राप्त होता है, उसे हम रस कहते हैं। रस क्या है, स्थायी भाव क्या है, ठीक है। श्रृंगार रस, रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव का संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस से क्या होता, उत्साह उत्पन्न होता है, उसे हम वीर रस कहते हैं। करुण रस किसे कहते हैं? करुण रस शोक रस को हम बोलते हैं, यानी शोक, कहीं भी शोक की बात हो उसे हम करुण रस बोलते हैं। हास्य रस, जहाँ कहीं हास्य चीजें यानी हंसने वाली चीजें हों वहाँ हास्य रस का हम प्रयोग करते हैं। अगला है शांत। शांत किसे कहते हैं? जब निर्वेद वाली बातें हों, साइलेंट वाली, वहाँ पर हम शांत का प्रयोग करने वाले हैं। अगला है रौद्र। रौद्र में जहाँ पर क्रोध की बातें हो रही वहाँ पर हम रौद्र शब्द का प्रयोग, रौद्र रस का प्रयोग करेंगे। भयानक यानी भय वाली जहाँ बात होगी वहाँ पर आपको क्या करना है, भयानक शब्द का प्रयोग, भय का प्रयोग करना है। अगर यह नोटिस करके आपको इसमें पिंड में दिया, यानी कि अंक पक्का है, स्थायी भाव याद करें, स्थायी भाव, संचारी भाव, इन सब बातों को रस आपको याद करके जानना है। रस अगर आप याद करके गए तो 2 नंबर आपके यहाँ से भी पक्के हैं, समझ गए आप। अगला हम देखेंगे अलंकार। अलंकार पहचानने का जो ट्रिक्स है वह बहुत ही अनुभवी है और आपके लिए बेनिफिट है। अलंकार को पहचाने कैसे? यह है आपका अलंकार, यह है अर्थालंकार, यह है शब्दालंकार। अब इनको हम समझेंगे कैसे? इनकी शाखाओं से। शाखाएं, अनुप्रास अलंकार जिसे हम बोलते हैं वर्ड की आवृत्ति बार बार होने पर उसे हम क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। एग्जाम्पल तरनि तनुजा, एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तरनि तनुजा। यमक शब्द अनेक अर्थ अलग अलग होते हैं, जब शब्द अनेक हों और अर्थ अलग अलग हों वहाँ यमक अलंकार का प्रयोग करते हैं। कनक कनक सौगुनी, इसका 2 प्रयोग हुआ। कनक कनक, एक कनक में से होता है सोना और एक कनक में से होता है धतूरा, तो इन शब्दों का यानी कि 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए हम उसे यमक अलंकार बोलेंगे। श्लेष अलंकार,
श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है एक शब्द कई अर्थ के प्रयोग हो, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। उसके बाद में अर्थालंकार की तरफ हम चलते हैं। उपमा अलंकार, तुलना की वर्षा सी से हो रही हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उपमा अलंकार बोलेंगे। रूपक भेद, रूपक अलंकार किसे कहते हैं? अभेद आरोप हो जहाँ चरण कमल बंदो हो रही जा की कृपा पंग गुरु लागे, ये सब रूपक अलंकारों का प्रतीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हम कैसे करेंगे जानेंगे। तो संभावनाएं कि जहाँ कीवर्ड्स मानो जानो की प्रयोग हो रहा हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होगा। मानवीकरण प्राकृतिक इजुगल टू मानो, यानी जहाँ मानवीकरण की बात हो, प्राकृतिक की हो, मानव की हो, वहां मानवीकरण अलंकार का प्रयोग होने वाला है। समझ गए आप? अलंकार ऐसे ही ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। छंद, छंद और संधि क्या है? छंद को आप याद करिए, संध को याद करिए। छंद कैसे याद करें? मंत्र कंकुलेशन, दोहा, दोहा 13-11 की मात्राएं होती हैं, तो उसे हम दोहा बोलते हैं। कैसे? समझ गए आप? सोरठा किसे बोलते हैं? सोरठा जिसमें 11-13 मात्राएं होती हैं, दोहा का उल्टा होता है, उसे हम सोरठा बोलते हैं। अगला हम बात करने वाले हैं चौपाई किसे बोलते हैं? जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं, उसे चौपाई बोलते हैं। स्वर संधि किसे बोलते हैं? स्वर संधि फार्मूला। दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ मतलब छोटा प्लस छोटा यानी कि बड़ा, छोटी प्लस छोटी इज इक्वल टू बड़ी। यह आपके संध विच्छेद के लिए आएगा, जिसमें आप दीर्घ का प्रयोग करेंगे। गुण किसे बोलते हैं? आ प्लस ई का प्रयोग करके ये लिखा जाता है। यड़ में ई प्लस छोटा आ का प्रयोग करके या लिखा जाता है। अयाद, अयाद या प्लस आ का प्रयोग हुआ इसलिए आये हुआ, तो आये, अयादी, ये आये, ये अवा दो शब्द या मतलब आए, आय का प्रयोग होने वाला है। वार्निंग दिया है कि वार्निंग संधि विच्छेद करते समय दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। जब आप कभी भी संधि विच्छेद करते हो तो आपको दोनों शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगला हम देखते हैं कि क्या है। अगला है कि आरोह काव्य खंड भाग 1 का पोट्स कवि क्या कहता है, यानी कवि के बारे में लिखा गया। हरिवंश राय बच्चन जी ने एक अपनी जो जो कविता लिखी है उसमें किसके लिए प्रयोग किया है? वह आत्म परिचय है, यानी प्रेम की भावना के लिए प्रयोग किया गया है, आत्म परिचय के लिए प्रयोग किया गया है। आप उसका क्या करेंगे? आत्म परिचय के लिए प्रयोग करेंगे। उनके जो संख्याएं मतलब उनकी जो भाग दिया है, जग जीवन का भार है, प्रेम से भरा हुआ अटूट है, उससे वह कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं। आलोक धनवा एक जो आपकी कहानी है, उसमें किस किस चीज की बातें हो रही? वह पतंग की बातें हो रही हैं, बाल सुलभ इच्छाएं की बातें हो रही हैं, शरद ऋतु की बातें हो रही हैं। कुंवर नारायण, कुंवर नारायण कविता के बहाने क्या चिड़िया फूल और बच्चे की बातें हो रही हैं, तो यह हो रही हैं काव्य में। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि क्या है। आरोह काव्य खंड भाग 2 में क्या हुआ है? रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय जी ने कहा है कि कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज मीडिया की संवेदनहीनता को दिखाता है, यानी कि मीडिया की संवेदनहीन को दिखाता है, यानी कि हम समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, क्योंकि उसमें यह बातें लिखी गई हैं। उसके बाद में अगले कवि शमशेर बहादुर सिंह ऊषा के बारे में बात करते हैं। ऊषा मतलब होता है सूर्योदय का वर्णन, नीला शंख, राख से लीपा चौका, यह क्या है? उषा है। अगला तुलसीदास जी बात करते हैं, कहते हैं कि लक्ष्मण मूर्छा गए थे, तो मूर्छा गए थे तो उन्होंने एक उसमें जो कहानी में रोल है, यानी राम का विलाप के बारे में दिखाया गया है और भाई का प्रेम के बारे में दिखाया गया है। वह तुलसीदास लक्ष्मण मूर्छा के वह उत्पत्ति पर दिखाया गया है। उसमें 2 भाषाएं की प्रयोग हुई हैं, खड़ी बोली बीएस अवधी बोली, यानी कि खड़ी बोली का भी प्रयोग हुआ है और अवधी बोली का भी प्रयोग किया गया है। उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि लक्ष्मण मूर्छा में कौन सी बोली का प्रयोग किया गया है, तो उसमें खड़ी बोली और अर्थात अवधी बोली का भी प्रयोग किया गया है। आरोह जो गद्य है उसके खंड है, प्रोज है, उसमें लिखा है भक्तन की, यानी भक्तन जो लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी
उनकी जो पूरा कहानी में लिखा गया है, वह यह चरित्र दिखाया गया कि उन्होंने गुण और संघर्ष, स्वाभिमान, तर्क वितर्क के बारे में बात किया है। जो उसका थीम है कि सेवक स्वामी संबंध, यानी कि सेवक बनकर स्वामी बनकर संबंध उनका निभाते रही हैं। यह उनका महादेवी वर्मा जी का लेखन था। उसके बाद में दूसरा जो है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन की एक बात कही गई है। लेखक थे जनेंद्र कुमार जी। उन्होंने इस कंसेप्ट को लिखा है कि बाजार एक जादू है, बाजार का जादू है। लेसन मन भरा हो तो, लेसन जो है मन भरा हो तो बाजार नहीं लुभाता, यानी कि मन भरने पर बाजार भी आपको क्या लगता है, अच्छा नहीं लगता है, बाजार नहीं भूलता, लुभाता है, यानी स्नेह नहीं होता, अच्छा नहीं होता। तो काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, यह कॉन्सेप्ट है विज्ञान बीएस विश्वास का, यानी जो यह है विज्ञान से बना है, विश्वास से बना है। तो की टर्म्स है इंद्र सेना, इंद्र सेना जो वहां पर भगवान की जो इसमें बातें हो रही कि इंद्र के सेना जी ने वर्षा ऋतु का प्रयोग किया है। इससे आपको क्या करना है, हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट को रिवीजन के तौर पर आपको याद करके रखना है। इन छोटे छोटे बातों को याद रखेंगे तो आपको याद आते चली जाएगी। ऐसे ही आपको एक कहानी दिया है जिसे आप कहानी में बात करेंगे, पहलवान की ढोलक। फणेश्वर नाथ रेणु जी ने जो लिखा है ये कहानी, उन कहानी में इनका जो चरित्र हुआ है, उल्लेख हुआ है, उसके बारे में है। तो पहला जब इनका था बचपन का, तब यह अनाथ थी, विधवा थी। सास ने इन्हें पाला था, तब की इनकी पहले बचपन की जो रेखा है वह दर्शन कराई गई है कहानी में। तो आप यह हमारे चित्र को भी आप देखकर अच्छे से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पहलवान की ढोलक, आप यहाँ ढोलक देख रहे हैं, उसी के हिसाब से यह फणेश्वर नाथ रेणु जी ने बनाई है। दूसरी जो इनकी कॉन्सेप्ट कहानी थी वह चरित्र में दिखाया गया है जवानी का, वह है चांद सिंह को हराया। यानी जब इन्होंने जवानी के जो किरदार थे उन्होंने क्या किया था, चांद सिंह को हराया था। राज पहलवान थे, क्या थे, राज पहलवान थे। तीसरा इनका जो कैरेक्टर दिखाया गया है यह दरबार का है, राजा का आश्रय, राजा का आश्रय दिखाया गया है। चौथे कॉन्सेप्ट में इनको दिखाया गया त्रासदी, त्रासदी मतलब महामारी, बेटों की मृत्यु हुई, यह सब इनकी कहानी में बताया गया है। पांचवा जो इनका कॉन्सेप्ट था अंत, अंत में दिखाया गया है ढोलक की आवाज, संजीवनी शक्त के बारे में बताया गया है। यानी कि आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट 4-5 पॉइंट आप अगर याद करेंगे, पहलवान की ढोलक फणेश्वर रेणुनाथ जी ने जो लिखा है, बचपन, जवानी, दरबार, त्रासदी, अंत, इन सब पांचों पॉइंट को आप याद रखेंगे तो आप छोटी सी कहानी आप उसमें लिख पाएंगे और आपका इंक्रीज हो जाएगा नंबर, आपको मार्क्स आपको अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। एग्जामिनर भी समझेगा हाँ आपने कुछ पॉइंट याद करके रखे थे। ठीक है, तो बितान में जो बात हुई है लंबी कहानियाँ, वह कौन कौन सी, सिल्वर वेडिंग, पात्र यशोधरा बाबू, थीम जो पीढ़ी का अंतराल था, जनरेशन गैप के बारे में, कीवर्ड जो है सम हाउ इम्प्रोर, उसके बारे में बात किया गया है। अगला है जूझ, जूझ है शिक्षा के लिए संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट है खेती और पढ़ाई के बारे में। पात्र जो इन्हों मिला है, पात्र जो उसमें पात्रता मिली है कहानी में, बसंत पाटिल की और सौंदल गेकर का। अतीत में दबे पांव, अतीत में दबे पांव, टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का, मोहनजोदड़ो का। उसमें डिटेल से दिखाया गया है, यानी कि पूरा विस्तार से बताया गया कि जल निकासी कैसे होता है, नगर नियोजन कैसे होता है। ठीक है, उसमें हर एक चीज़ के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है। अगला कॉन्सेप्ट की ओर हम चलते हैं। अगला है संस्कृत खंड जो महत्वपूर्ण है, यानी कि संस्कृत में आप अनुवाद नहीं कर पाते हैं अच्छे से तो आपका भी नंबर कट जाता है। और आप अगर जो उसमें प्रसंग यानी कि आप एक अगर जो संदर्भ भी लिख दें तो एक नंबर आपका जुड़ जाता है, लेकिन आप उसको भूल जाते हैं। जैसे सुभाषित रत्नान जो आपका पाठक है वह नैतिक श्लोक पर है, किस पर है, नैतिक श्लोक पर। फोकस क्या करना है आपको, विद्या और धन पर है, उस पर क्या है, फोकस है। ठीक है,
तो इन 2 चीज़ों पर आपका है विद्या और धन पर। आपको कहीं भी मिले तो आप जान जाइएगा कि धन की बात हो रही है तो वो सुभाषित रत्नान की पाठ से लिया गया है, उसमें है। भोजस्योदार्यम, भोजस्योदार्यम में बात होती है राजा भोज की उदारता के बारे में। किसके बारे में? राजा भोज की उदारता के बारे में भोजस्योदार्यम एक पाठ है। इसमें से आपका श्लोक भी आता है, 5 से या 7 नंबर का होता है, उससे भी आप याद कर सकते हैं। तो 5-7 नंबर से आप पाठ भी पढ़ेंगे, अनुवाद भी जान जाएँगे और आपका श्लोक भी अच्छे से बन जाएगा। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ एक जो कहानी है, उसमें भी दिया है याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद। इसमें किसका संवाद हुआ है? याज्ञवल्क्य मैत्री का संवाद हुआ है। स्टडी टिप आपके लिए है दोस्तों, वह यह है कि स्टडी टिप है कि गद्यांश के हिंदी अनुवाद पर विशेष ध्यान दीजिएगा। गद्यांश जो आपके हैं, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके जो गद्य के लेखक हैं, उनके हिंदी अनुवाद को ध्यान दीजिए, जिससे आप जीवन परिचय अच्छे से लिख सकें। ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या है। परीक्षा के लिए जो आपके प्रो टिप्स हैं, एग्ज़ाम प्रो टिप्स, मैं आपको उसको बताता हूँ, जिसे आप याद करके रखिए। ठीक है, क्या करना है? समय प्रबंधन करना है, आपको टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, उसके बाद में अपठित गद्यांश पर ज़्यादा समय नहीं लगाएं। क्या करना है? अपठित समय पर अपठित गद्यांश पर ज़्यादा समय नहीं देना, कि आपको पैराग्राफ हमेशा वह चेंज होकर आएगा, आपकी किताब या कोई भी क्वेश्चन से आपका नहीं आएगा, तो उसे आप मत पढ़िए। ठीक है, समय बर्बाद ना करें, बस आप उसका आइडिया लीजिए कि इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, पढ़कर आंसर कैसे देंगे। ठीक है, उसके बाद में है प्रस्तुति। प्रस्तुति का मतलब है मुख्य शब्दों का रेखांकित करें, यानी कोई भी आपको दिख जाए कि यह सही है तो आप उसे अंडरलाइन कर लें, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही क्या मिलेगा? सहायता मिलेगी आपको। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे तो आपको बुक पे दिखता रहेगा कि हमें ये इस पे फोकस करके पढ़ना है। ठीक है, शब्दावली आपको देखना, क्या देखना है? शब्दावली देखना है। कुछ ऐसे शब्दों को आपको याद करके रखना है, जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, इन सब शब्दों का। फिर कर्म आपको याद करने हैं कि खंड कर्मानुसार हल करें, जो आपका आता है कई भी आपके जैसे श्रवण कुमार का है या कई खंड काव्य हैं, तो उसमें आपका जो खंड आता है उसे कर्मानुसार आप क्या करें? हल करें, लिख कर रखें। ठीक है, तभी आप जान जाएंगे। किसी में 5 स्वर का आता है, किसी में 7 स्वर का आता है, उसे आप सातों स्वर याद करके रखें, और सीरियल बाय सीरियल आपको याद रखेंगे, क्योंकि कभी भी प्रथम सर्ग आ जाने के बाद तृतीय सर्ग भी पूछ लेता है, यानी पंचम सर्ग पूछ लेता है, या प्रथम पंचम पूछ लेता है, ऐसे ही आते रहते हैं। समीक्षा में आपको याद करना है वर्तनी, स्पेलिंग की जांच करते रहें। क्या करें? स्पेलिंग की आप जांच करते रहें। चलिए बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपका जो यह होगा रिवीजन का जो मेरा कॉन्सेप्ट था, शायद आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो आप दोस्तों शेयर भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम आपके लिए। ठीक है, उसके बाद में मेरा यह जो चैनल है, ठीक है, सब्सक्राइब कर दें अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपके लिए ही यह वीडियो बनाई है, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो यह मेरा चैनल है पुष्पराज स्टडी जोन। आपका लोगो दिख रहा है जैसे PRS पुष्पराज सिंह एजुकेटर। ठीक है, या आप मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को दबा दें। ठीक है, बेल आइकन घंटी दबाने से यह आपका फ़ायदा रहेगा कि अगली वीडियो अगर आएगी तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपको इसमें प्रो टिप्स आपको बताता रहूँगा, जिसे आप याद करते रहिए, आप उस टॉपिक को लर्न करते रहिए। बस आपका एग्ज़ाम स्पेशल है, आपका जल्द से जल्द निकल जाएगा। आपको ज़्यादा समय बुक पर नहीं ध्यान देना है। आप मेरी एक वीडियो अगर देख लेंगे तो अच्छे से आपका वह हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।